Now, as we learn the importance, the objective of implementing न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, हमने कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी, किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, प्राइवेट सेक्टर को उसमें कोई चांस नहीं मिल रहा था, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जा रही थी। तो कैसे हम जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकें, और इसके लिए इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। So let's go through the components of new economic policy in 1919. Means what are the major reforms of the government in implementing this new economic policy? What are the components? So the three components of new economic reform, or we call it the LPG, that is liberalization, privatization and globalization. लिबरलाइजेशन, एज यू सी, उदारीकरण मीन्स लिबरल, रूल्स रेगुलेशन को सरल बनाना, आसान बनाना। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना, पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को दे देना, हैंड ओवर कर देना। ग्लोबलाइजेशन, इंटरेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को महत्व देना। So these are the three major components of new economic policy to uplift the industrial as well as the different sectors of the economy to gain a higher growth rate in the country. Now I am going to discuss with you one by one the three components of new economic policy. So first we go through liberalization. What is liberalization? It refers to end of license, quota and many other restrictions and control which were put on industries before 1991. As I have discussed with you before this one, why that new economic policy implemented by the government, because there were so many of restrictions and control were put by the government on industries. बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन थे, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण लिबरलाइजेशन छूट नहीं मिल रही थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के तहत नियमों को सरल बनाया गया, अलग अलग तरह के टैक्सेस को हटाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया। ठीक है, सो लेट्स वी गो थ्रू व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिबरलाइजेशन. सो द फर्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो लाइसेंस का क्राइटेरिया था उसे एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया, क्योंकि 1991 से पहले हर कंपनी को लाइसेंस लेना कंपलसरी था. बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 द एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंस इज़ इम्प्लीमेंटेड, बट it is not completely abolished. It is implemented on few industries, also few industry related to few products. The second one, to remove all restrictions related to scale of operation, expansion or contraction or business enterprise. दूसरा लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी बिजनेस यूनिट्स थी वो अपने हिसाब से अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन लेवल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती थी. बट प्रायर टू 1991 दे विल गेट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशन. एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना या घटाने के लिए उन्हें किसी भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं. फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक. प्रीवियसली द RBI डिसाइड द interest rate which is followed by the different commercial bank, but after the implementation of this new economic policy 1991 the commercial banks were free to decide their interest lending rate. The next one is to remove restriction on the movement of goods and services.
अब आप कहीं से भी गुड्स को खरीद या बेच सकते हैं, किसी को भी सर्विसेज दे सकते हैं या किसी भी कंट्री से सर्विसेज ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टू प्रोवाइड फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस, नाउ द बिजनेस यूनिट्स are free to decide the prices of their goods and services. To reduce tax rates and remove unnecessary control, the government has to reduce the different types of unnecessary tax. different अलग अलग तरह के टैक्स को छूट दी गई, कम किया गया, हटाया गया, उसके रेट्स को डाउन किया गया और अननेसेसरी कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का उसे बिजनेस के ऊपर से रिमूव किया गया. टू सिंप्लीफाई प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर थे, रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून थे, उसको सरल बनाया. टू इनकरेज इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स को इनकरेज किया गया कि हम फॉरेन कैपिटल अपने देश में लाएं, एसेट्स ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आ सकते. तो जब रूल्स रेगुलेशन आसान बनाए गए तो ये हमारे देश के लिए भी आसान हो गया कि हम आसानी से दूसरे देशों से फिक्स एसेट्स को खरीद कर या टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके हम अपने देश में ला सकें और अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें. सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिबरलाइजेशन. The next component of next component of new economic policy 1991 is privatization. So first we go through the privatization, निजीकरण जिसको हम कहते हैं. It refers to giving greater role to private sector and reducing the role of public sector. तो इसके द्वारा जो पब्लिक सेक्टर का जो कैप्चरिंग था शेयर इन द मार्केट उसे कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया गया. सो दे विल इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और वी कैन से परमिटिंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेटअप इंडस्ट्रीज विच वर प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. आपने डिसइन्वेस्टमेंट में पढ़ा है कि क्यों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फंड ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द मार्केट. इन सब कारणों से पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज किया गया ताकि इसके डर से भी दे विल परफॉर्म बेटर. सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेटाइजेशन? द फर्स्ट वन इज disinvestment of public sector, that is the transfer of public sector enterprise to private sector. Dilation of stake of government to less than 51%. आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी का कैसे कहते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी इन योर BST क्लास 11th. So the government company in which not less than 51% shares, equity shares of that company is held by the central government, state government or a combination of both. So गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करने के लिए उसका शेयर 51% से कम किया गया. To establish the Board of Industrial and Financial Reconstruction BIFR to evaluate the loss making and sick enterprises. अब इसे क्यों बनाया गया? तो BIFR का मेन पर्पस क्या था? जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो लॉस में चल रही थी, those loss making units are handed over to the BIFR and it is depend upon the report of BIFR. The loss making units is completely shut down or is there any possibility to again re-establish them, then after providing some grants to the that particular public sector units, they are again come into the market. Minimization of public sector. Number of industries reserved for public sector were reduced from 17 to 2, that is railway and atomic energy. जो 17 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उसे पहले कन्वर्ट करके 6 किया गया, रिड्यूस करके 6 किया गया एंड नाउ अल्टीमेटली दैट इज रिड्यूस टू 2 फ्रॉम 17 public sector unit. So you see how this privatization implemented
and the purpose of this privatization is to improving the performance of public sector units.